नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे बंगाल में होने वाले कांग्रेस की चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले 5 राज्यों के चुनाव कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि बंगाल में 8 चरण और असम में 3 चरणों में वोटिंग के फैसले से लोग संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर कहा कि लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के पत्र जीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे मेरे पत्र लिखने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हक के लिए वे पत्र लिखते रहेंगे। आसाम में 3 चरण में है, बजट में 3 राज्यों में एक ही चरण में होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग का फैसला बहुत लोग इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ईवीएम की जो बात है उस पर लगातार उंगली उठती रही है। वो आज भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसके तहत पूरे 1 महीने प्रदेश में अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान से प्रदेश में 65 लाख से भी ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके लिए हितग्राही अपने नजदीक के चॉइस सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। अभियान में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिलों में कलेक्टर को दी गई है। इसके अलावा जिला पंचायत सीईओ अपने स्तर पर टीम गठित करके अभियान की निगरानी करेंगे। बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच इसी साल 18 फरवरी को MOU पर हुए हस्ताक्षर के बाद अब छत्तीसगढ़ समेत देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बनाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं। भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में आने वाले दिनों में मोर्चा की कार्य योजना तय की गई। किसान आत्महत्या, धान खरीदी में समस्या और दूसरे वादों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कृषि और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें केंद्र सरकार के नए कृषि बिल का समर्थन करते हुए प्रदेश की कृषि नीतियों के विरोध का संकल्प लिया गया। अधूरे चुनावी वादों की लिस्ट पर सरकार को घेरने का आह्वान किया गया। किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए पूरे प्रदेश में वॉल राइटिंग अभियान चलाने का फैसला किया है। किसान मोर्चा की नई कार्यकारिणी गठन के बाद ये पहली बैठक थी। इसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं जिला अध्यक्ष शामिल हुए। करीब 150 पदाधिकारियों की बैठक को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेताओं ने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की ये सांगठनिक प्रक्रिया है और बहुत ही खुशी की बात है कि किसान मोर्चा सभी मोर्चों में अभी सबसे पहले इन्होंने अपनी कार्य समिति आज यहाँ पे संपन्न हुई है। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, कार्य समिति के जो सदस्य हैं, उन सभी में बेहद उत्साह का माहौल है। आज किसान मोर्चा की प्रथम कार्य समिति की बैठक थी। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किसानों के साथ छलावा करने का काम किया है और हमारी जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके जो लाभकारी योजनाओं को सम्मिश्रित करते हुए स्लोगन चौक चौराहे और गाँव में हम लोगों ने लिखने की योजना बनाई है। भिलाई नगर निगम के परिसीमन पर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका रद्द होने के बाद अब नगर निगम चुनाव से पहले वार्ड्स के आरक्षण करने की तैयारियों में जुट गया है। लेकिन इस बीच भाजपा नेता इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के डबल बेंच में याचिका दायर करने की तैयारी में है। दरअसल भिलाई नगर निगम के 70 वार्ड के गलत परिसीमन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। रिसाली निगम बनने के बाद 5 लाख की आबादी वाले भिलाई निगम में 13 नए वार्ड परिसीमन के साथ बनाए गए थे, जिस पर बीजेपी को आपत्ति थी। 2 मार्च को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आरक्षण किया जाएगा। महापौर पद का आरक्षण पहले ही हो चुका है और अब निगम के 70 वार्ड के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी।
आरक्षण की डेट 2 मार्च को कलेक्टर महोदय ने डिसाइड कर दी है। 2 मार्च को हमारे सभी वार्डों का आरक्षण होगा। उसके अलावा मतदाता सूची और अन्य ट्रेनिंग्स जो हैं वो हमारी टाइमली लगातार हम लोग कर रहे हैं, और जो भी निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश हैं और टाइम टेबल हैं उसका पालन करते हुए आगे कार्रवाई की जा रही है। तथ्यों के आधार पर जो याचिका लगाई थी वो काफ़ी मजबूत थे, पर न्यायालय ने क्यों खारिज किया अब इस बारे में तो अभी फिलहाल बता पाना मुश्किल है। और वकील साहब के थ्रू अभी जो फैसला आया है उस फैसले को ठीक तरीके से पढ़ के और अपने वकील से डिस्कस करके और हम आगे डबल बेंच की क्या स्थिति बनती है, डबल बेंच में इसको लेकर के डबल बेंच में याचिका दायर करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज 22 जिलों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 3,229 जोड़ों का विवाह हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच हुए इस आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित विवाह कार्यक्रम में पहुंचकर 240 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीएम ने अन्य जिलों के वरवधुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 5 जोड़ों को उपहार सामग्री और 1,000 रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि माघी पुन्नी के शुभ अवसर पर वर वधु विवाह बंधन में बंध रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि एक साथ बाराती और घराती दोनों बनने का अवसर मिला है। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत पहले 15,000 रुपए का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर हमने 25,000 रुपए कर दिया है। सीएम बघेल ने सभी वर्ग को एक वचन दिलाया कि वो अपनी पत्नी के साथ पूरे परिवार के सुपोषण का ध्यान रखेंगे। देश के कई राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं और इस बीच राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। इन सब के बीच करीब 11 महीने बाद कोई सरकारी आयोजन मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह के रूप में हुआ। इस कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ना तो लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही लोगों ने मास्क लगाया था। कुछ लोगों ने खाना पूर्ति के लिए मास्क तो लगा लिया था, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं। जबकि इस आयोजन में बड़ी संख्या में बुजुर्ग और बच्चे मौजूद थे। जब सवाल उठने लगे तो प्रशासन ने कहा कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जो सामूहिक विवाह जो कार्यक्रम यहाँ पे रायपुर में आयोजित है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो और मास्क लगाने की बात हो, लगातार हम हमारे जो सोर्सेस के माध्यम से प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको समझाइश लगातार दी जा रही है और अपील भी की जा रही है। यहाँ पे भी जो अपील हम लोगों ने किए हैं और करते रहेंगे, ये बेसिकली तो जनता को ये तय करना है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन अंकित आनंद ने कंपनी के निजीकरण संबंधी खबरों से इनकार कर दिया है। इस संबंध में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट को उन्होंने भ्रामक बताते हुए कहा कि बलौदाबाजार सहित प्रदेश के किसी भी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था संबंधी कार्यों को फ्रेंचाइजी या निजी हाथों में देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अंकित आनंद ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के करीब 56 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को संतोषप्रद सेवा दी जा रही है। प्रदेश में पहली बार हाफ रेट पर बिजली योजना और मोर बिजली मोबाइल ऐप प्रारंभ की गई है। यह पहल प्रमाण है कि कंपनी की निजीकरण की कोई योजना नहीं है। प्रदेश भर की विद्युत वितरण प्रणाली के संचालन, बिलिंग, राजस्व वसूली के कार्य पावर कंपनी करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का हित संरक्षण प्राथमिकता है। रायगढ़ सांसद गोमती साय ने घरेलू विमान सेवा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य सरकार अगर घरेलू विमान सेवा को लेकर गंभीर होती तो बिलासपुर से पहले आज रायगढ़ एयरपोर्ट तैयार हो जाता। सांसद ने कहा कि पिछली सरकार ने योजना पर काफी काम किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार इस पर गंभीर नहीं थी। दरअसल रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक में मौजूद कोड़ातराई एयर स्ट्रिप को साल 2012 से ही एयरपोर्ट के रूप में तैयार करने की योजना बनाई गई थी और इसके लिए 200 एकड़ जमीन को चिन्हित कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन बाद में योजना ठंडे बस्ते में चली गई। दूसरी ओर रायगढ़ के बाद प्रस्तावित बिलासपुर एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट्स भी शुरू कर दी गई, जिसका श्रेय सांसद ने केंद्र सरकार को दिया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि हवाई सेवा पर सांसद को कोई जानकारी नहीं है।
जो बिलासपुर में उड़ान योजना का जो लाभ मिला है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। दुख का विषय ये है कि रायगढ़ को लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि राज्य सरकार इसमें सुस्त पड़ी हुई है और थोड़ा सा ज़मीन विवाद है। अगर ज़मीन विवाद को समाधान कर देते तो शायद रायगढ़ जिला को भी इसी उड़ान योजना का लाभ जरूर मिलता। और हमारी सांसद पैसेंजर ट्रेन तो चालू करा नहीं पा रही हैं और ये विमान सेवा की बात कर रही हैं। पूर्व की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने न जमीन उपलब्ध करा पाई और न ही इसमें गंभीरता से लिया। अगर उस समय कोई बात होती तो आज साकार रूप में यहाँ पे एयरपोर्ट तैयार हो गया रहता। बिलासपुर में तिफरा इलाके के महाराणा प्रताप नगर से युवती के अपहरण की सूचना पर पुलिस ने कुछ ही समय में युवक युवती के साथ एक अन्य लड़के को ढूंढ निकाला। पुलिस की पूछताछ में यह मामला प्रेम प्रसंग का निकला, जहां दोनों प्रेमी प्रेमिका ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। दरअसल युवक के दोस्त ने बताया कि युवती उसके दोस्त की प्रेमिका है, जिसकी शादी जबरदस्ती बिहार में हो रही है। इसलिए उसके दोस्त ने प्रेम विवाह की योजना बनाई और योजना के मुताबिक वो युवती की मर्जी से उसे आर्य समाज मंदिर में लेकर आया। दोनों प्रेमी प्रेमिका ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। मामला सामने आने पर पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले आई और पुलिस अब उनके परिजनों को थाने में बुलाकर पूछताछ कर रही है। नगर जो वहाँ से एक युवती को 2 लड़के उठा के ले गए। पुलिस ने तत्काल सूचना संकलन के बाद टीम बनाई, रवाना किया घटनास्थल पे और समीर खान को 1-1.5 घंटे बाद जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया कि मुझे कुछ पता नहीं। बाजू में शादी का भवन था आर्य समाज का। शक पे पुलिस जब अंदर गई तो वहाँ पे जो बालिका और लड़के दोनों वहाँ पे बरामद कर लिए। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र के पतरा टोली में एक सप्ताह पहले गैंगरेप के बाद महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला के प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 1 हफ्ते पहले एक महिला का शव खेत में पड़ा मिला था। महिला के शरीर और गुप्तांग पर चोट के निशान थे। पुलिस की जांच में महिला के प्रेम संबंध गांव के ही एक युवक के साथ होने की जानकारी मिली थी। पूछताछ के दौरान प्रेमी ने बताया कि जब वो और महिला साथ में शराब पी रहे थे तभी गांव के 3 युवक मौके पर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की। प्रेमी मौके से फरार हो गया। इसके बाद 3 युवकों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जब प्रेमी मौके पर वापस आया तो उसने भी महिला से मारपीट की और गुप्तांग पर हमला किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। टिकरापारा नहर के किनारे एक महिला की बॉडी मिली हुई थी। प्रेमी है केंदा, वो उनके साथ में था और फिर 3 और लड़के वहां पर आए और उन्होंने इन चारों ने मिलकर के उनके साथ मारपीट भी की और मारपीट के साथ में उनके साथ में काम भी किया और जिसकी वजह से अल्टीमेटली महिला की सिलेशन देवी की मृत्यु हो गई। हमने जांच में इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज इनको हम लोगों ने रिमांड पर भेजा है। एक नशेड़ी युवक ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर पुलिस चौकी में ही कांस्टेबल की पिटाई कर दी और वर्दी भी फाड़ दी। घटना तखतपुर के जूना पारा पुलिस चौकी की है। शराब के नशे में धुत 21 साल का नवीन गोस्वामी चौकी में घुस आया और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। मना करने पर खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताते हुए ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल से जमकर मारपीट की और उसकी वर्दी फाड़ दी। सूचना मिलने पर दूसरा कांस्टेबल चौकी पहुंचा और बीच बचाव कर मामला शांत कराया। आरोप है कि नवीन ने धमकी दी कि वो जेल लाइन में रहता है। बिलासपुर आने पर मारने की भी धमकी दी। इस पर मनोज ने साथी कांस्टेबल को कॉल कर बुलाया तो उसने पहुंचकर बीच बचाव किया। मामले में रात 3 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई। कांग्रेस नेतृत्व से नाराज पार्टी के सीनियर नेताओं ने जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया और कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, हम इसे मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आजाद के अनुभव का फायदा नहीं उठाए जाने की बात भी कही। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान खुद आजाद का रहा। उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं। उनका यह बयान कांग्रेस हाईकमान को सीधी चुनौती माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान से नाराज इन सीनियर नेताओं को
G23 के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में पार्टी को चलाने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। भगवा साफा बांधे इन नेताओं ने शनिवार को जम्मू में इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाई। इस बैठक में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के अलावा आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, विवेक तनखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज बब्बर जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले अबूझमाड़ में अंतर्राष्ट्रीय अबूझमाड़ पीस मैराथन का आयोजन किया गया। नारायणपुर जिला मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड से मैराथन की शुरुआत की गई। अबूझमाड़ मैराथन में देश भर से 11,797 महिला एवं पुरुष धावकों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था। सुबह 6:30 बजे हुई इस दौड़ में 11,000 से भी अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। बस्तर सांसद दीपक बैज, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप के साथ ही पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी और बस्तर कमिश्नर भी इसमें शामिल हुए। दशकों से नक्सलियों के गढ़ बने अबूझमाड़ में शनिवार की सुबह का नजारा बिल्कुल अलग दिखा। पांव फटने से पहले ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हजारों लोग सड़कों पर नजर आए। पीस मैराथन के जरिए लोगों ने नक्सलवाद से पीड़ित इस इलाके में शांति का संदेश दिया। 3 साल से आयोजित हो रहे इस पीस मैराथन में 11,000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सांसद, विधायक से लेकर आईजी तक ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक के धावकों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपनी प्रतिभा के बल पर जीत हासिल की। उन्हें पुरस्कार दिया गया। जो यहाँ का लोग गेम में स्पोर्ट में जो इंटरेस्ट करता है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि गेम अच्छा करना है तो थोड़ा दिल से ट्रेनिंग करो जी, प्रैक्टिस करते रहो, बस एक दिन पक्का मिलेगा सर जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। पहले तो हम पढ़ाई करते थे लेकिन अब सिर्फ स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं सर। शांति के लिए यही संदेश है कि सभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अच्छा करना चाहिए और इस साइड में छत्तीसगढ़ साइड में तो लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा फर्स्ट कंपटीशन था यहाँ पे अबूझमाड़ में, तो इसका कोई आइडिया नहीं था, गेस नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छा इनका ऑर्गेनाइज किया इन्होंने और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अबूझमाड़ के बासिंग में हाफ मैराथन की शुरुआत पूरे बस्तर संभाग में शांति का पैगाम देती है। इस हाफ मैराथन को नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों को समर्पित किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे जिला प्रशासन के मुखिया, कलेक्टर साहब को, हमारा आईजी साहब को। जितनी बड़ी चुनौती के बाद भी इस एरिया में अगर कार्यक्रम कराना है बहुत बड़ा चुनौती रहता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने मेहनत किए और आज आप लोग का कार्यक्रम सफल हुआ। रन फॉर पीस, रन फॉर अबूझमाड़ की इसी मोटो के साथ दौड़ रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है जो पहले अबूझमाड़ का जो पहचान है, जो नारायणपुर और बस्तर क्षेत्र की जो पहचान है, उसके बदलने में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इसमें बस्तर के साथ ही बाहर से आए कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। नारायणपुर पुलिस प्रशासन और आम नागरिकों के सहयोग से जिले में 3 साल से अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये नक्सल प्रभावित लोगों के लिए शांति का पैगाम तो है ही, साथ ही नक्सलियों को भी एक संदेश है कि वो डर और हिंसा फैलाकर अबूझमाड़ और बस्तर के लोगों को विकास की राह पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माघ पूर्णिमा के मौके पर धमतरी जिले के सिहावा स्थित कर्णेश्वर मेला में शामिल हुए। इस दौरान वे अविभाजित मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वर्गीय माधव सिंह ध्रुव के सिरसिदा स्थित निवास पहुंचे और उनके परिजनों से भेंट की। भूपेश बघेल ने माधव सिंह की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिर कर्णेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कर्णेश्वर मंदिर तक सड़क बनाने के साथ ही मंदिर में स्थित तालाब सुंदरीकरण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा नगरी के सरकारी गर्ल्स स्कूल का नाम जीरम घाटी कांड में शहीद हुए अभिषेक गोलछा के नाम पर करने की घोषणा की। 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर है
और इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए मेला स्थल के लिए भी चिन्हित करने के लिए मैंने कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है। यहाँ एक राष्ट्रीयकृत बैंक की भी मांग क्षेत्रीय विधायक ने की है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बहुत जल्दी उसकी शुरुआत होगी। साथ ही अभिषेक गोलचा के नाम से जो गर्ल्स हाई स्कूल है उसको उसका नामकरण किया गया है। यहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं, जिसे लेकर हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। सरगुजा जिले के व्यापारियों को बजट में विशेष छूट की उम्मीद है। स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी या झेल रहे हैं उन सब से थोड़ी सी रिलैक्सेशन उनको मिले और वो उनके लिए थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए जो बजट इसमें हेल्थ के रिलेटेड जो भी होंगे। स्वास्थ्य के संबंध में बजट काफ़ी ज़्यादा रखा जाना चाहिए। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स गांव में देहातों में बढ़ाने चाहिए। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ानी चाहिए और आईसीयू बेड्स भी बढ़ाने चाहिए। ये जो सरकारी स्कूल हैं उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, तो सरकारी जो स्कूल है उसके प्रति भी शिक्षा विभाग का बजट बढ़ाया जाए, जिससे स्कूल में शिक्षा का स्तर बढ़े। कि स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए और अधिक से अधिक सुविधाएं निम्न लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं चाहिए, अस्पताल चाहिए, दवाइयाँ चाहिए और डॉक्टर्स चाहिए। गांव गरीब किसान मजदूर आदिवासियों का हित में ध्यान में रखते हुए और छत्तीसगढ़ का बजट बनाए, आवास वगैरह की व्यवस्था करें और जो पेंशन के लिए घोषणा किए थे, बेरोजगारों के लिए घोषणा की थी, ये भी इसमें शामिल करें। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।